नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने जो है आपके इकाई फर्स्ट के जितने महत्वपूर्ण लघुतरात्मक क्वेश्चन जो थे उनको कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम इकाई सेकंड के जितने महत्वपूर्ण लघुतरात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सभी को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लासेज पसंद आ रही होगी। क्लासेज पसंद आ रही है तो हमें अपना फीडबैक जो है हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो भी हम जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। जो भी आपको लग रहा है वो हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि हम जो स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या वाकई में हम सही एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर कुछ इसके अंदर चेंजेस करना है। तो वो आपके फीडबैक से ही हम कर पाएंगे, तो इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी कंटेंट अच्छा रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हालांकि हमने जितने भी सेमेस्टर की क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई हैं उनमें 100% रिजल्ट हमारे चैनल का रहा है और आगे भी रहने वाला है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं और आगे भी ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस चैनल की सदस्यता ले लीजिएगा, जिससे आप हमारे इस परिवार के सदस्य हो जाएंगे और जो भी क्लासेज आपको मिलेगी वो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी हम आपकी जो है क्लास लाइव करेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बात करते हैं आज के इस सेशन की। तो इस सेशन के अंदर हम आपके इकाई सेकंड के जितने महत्वपूर्ण लघुतरात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि 1917 की जो रूसी क्रांति थी, रूसी जो क्रांति थी वो क्या थी और उसके जो प्रमुख कारण थे उनको हमें क्या करना है, बताना है। तो 1917 की रूसी क्रांति क्या थी और उसके प्रमुख कारण है वो क्या थे, उन सभी के बारे में यहाँ पर जो है शॉर्ट के अंदर बताना है। तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली क्रांतियों में से एक थी और इसने जो है जारशाही शासन का अंत कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का जो है मार्ग प्रशस्त किया था। और इस क्रांति के दो चरण थे, जिसके अंदर एक था फरवरी क्रांति, जिसमें जार निकोलस द्वितीय को हटाया गया था, और दूसरी जो थी अक्टूबर क्रांति, जिसमें बोल्शेविकों ने जो है सत्ता हासिल की थी। और इस क्रांति के कई कारण थे। इस क्रांति के कई कारण थे। प्रथम था कि रूस की सामाजिक जो व्यवस्था थी वो अत्यंत क्या थी, असमान थी और आम जो जनता थी वो गरीबी और शोषण का क्या हो रही थी, शिकार हो रही थी। जबकि जार और कुलीन वर्ग क्या था, विलासिता में जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरा कारण यह था कि जो राजनीतिक राजनीतिक था वो रूस में निरंकुश राजतंत्र था, जहां आम लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और तीसरा था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी से जनता की जो आर्थिक और मानवीय स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी और लाखों जो सैनिक थे यहाँ पर क्या हो गए थे, मारे जा चुके थे और खाद्यान्न संकट तो उत्पन्न होना ही था। चौथा चरण था लेनिन और आपके बोल्शेविक पार्टी की जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसने जनता को जागरूक किया और संघर्ष के लिए क्या किया, प्रेरित इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर राजनीतिक निरंकुशता देखने को मिली, सामाजिक विषमता, युद्ध की तबाही और क्रांतिकारी नेतृत्व मिलकर रूस क्रांति का जो है कारण बने थे। ये प्रमुख कारण रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो बोल्शेविक पार्टी की भूमिका और लेनिन का नेतृत्व को हमें यहाँ पर शॉर्ट में समझाना है। तो बोल्शेविक जो पार्टी थी और रूसी समाजवादी आंदोलन का एक उग्रपंथी गुट था, जिसकी स्थापना जो है व्लादिमीर लेनिन ने की थी। ये पार्टी मार्क्सवाद पर आधारित थी। उसका उद्देश्य एक सर्वहारा राज्य की स्थापना करना था, जो कि 1917 की अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंका और एक नई समाजवादी सरकार की स्थापना की। लेनिन ने इस पूरे आंदोलन में एक कुशल रणनीतिकार और विचारक की भूमिका निभाई और उन्होंने शांति को रोटी और जमीन का नारा दिया था। युद्ध युद्ध से थकी हुई
जो युद्ध से थकी हुई और भूखी जनता को अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने मजदूरों और किसानों को संगठित किया और सोवियतों यानी स्थानीय परिषदों के माध्यम से सत्ता हासिल की। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन और श्रमिक अधिकारों की घोषणा की थी। और लेनिन की नेतृत्व क्षमता और जनता से संवाद की शक्ति ने बोल्शेविकों को पूर्ण सत्ता तक पहुंचाया और आगे चलकर सोवियत संघ की स्थापना संभव हो सकी। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बात करें। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि रूस में स्टालिन का उदय और उसकी जो नीतियां थी, उस नीतियां संक्षेप में आपको क्या करनी है यहाँ पर बतानी है। लेनिन की मृत्यु जो है आपके 1924 के अंदर हो चुकी थी। उसके बाद रूस में जो है जोसेफ स्टालिन का उदय हुआ था। वह बोल्शेविक पार्टी का एक वरिष्ठ नेता था और जिसने क्या किया, धीरे धीरे अपने विरोधियों को समाप्त कर सत्ता पर क्या कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और स्टालिन का जो शासन था वो काफ़ी कठोर, केंद्रीकृत और तानाशाही पूर्ण यहाँ पर देखने को मिला था। और उसकी प्रमुख जो नीति थी वो 5 वर्षीय योजनाएं थी, जिनके माध्यम से उसने तीव्र औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि व्यवस्था लागू की। और इन योजनाओं का उद्देश्य सोवियत संघ को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाना था। और स्टालिन ने जो है आपके महान सफाई अभियान चलाया, जिसमें हजारों विपक्षी नेताओं, सैनिकों और आपके बुद्धिजीवियों को फर्जी आरोपों में बंदी बना लिया गया और मार दिया गया। उसने प्रचार तंत्र के माध्यम से अपनी छवि को जो है महिमा मंडित किया और पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि स्टालिन की नीतियों से सोवियत संघ जो था वो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, परंतु लाखों लोगों की यहाँ पर क्या हो चुकी थी, जाने गई थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त यहाँ पर हो गई थी और उसका जो शासन था वो एक भय का वातावरण लेकर आया। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि जो फांसीवाद था वो क्या है और इटली में इसका उदय जो है किस प्रकार से या कैसे हुआ था। तो फांसीवाद एक तानाशाहीवाद राजनीतिक विचारधारा है जो राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और सत्तावाद पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण होती है और राज्य सर्वोपरि होता है। इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी। सरकार की कमजोरियों ने जनता को निराश किया और वे एक मजबूत नेतृत्व की ओर देखने लगे। ऐसे समय में जो है आपके बेनिटो मुसोलिनी ने फासीवादी पार्टी की स्थापना की और उसने जो है बल ही न्याय है जैसे नारों से जनता को प्रेरित किया और काले शर्ट धारी समर्थकों के साथ जो है मुसोलिनी ने मार्च ऑन रोम किया और 1922 में सत्ता प्राप्त कर ली। और फासीवाद ने एक दलीय शासन, प्रेस पर नियंत्रण और विपक्ष के दमन की नीति अपनाई। और इटली की ये जो विचारधारा इसीलिए मजबूत हुई क्योंकि लोग स्थिरता, गर्व और राष्ट्रीय एकता की आशा कर रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है कि जो आपके नाजीवाद क्या था और इसके प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। तो नाजीवाद जो था वो जर्मनी में विकसित एक कट्टर राष्ट्रवादी, नस्लवादी और तानाशाही राजनीतिक विचारधारा थी। ये विचारधारा जो है एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में विकसित हुई और इसका जो प्रचार है वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ने किया। और नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांतों में आर्य जाति की श्रेष्ठता, यहूदियों के प्रति घृणा, साम्यवाद का विरोध और आपके राष्ट्रवाद का महिमा मंडन और सैन्यवाद और लोकतंत्र विरोध शामिल थे। नाजीवाद मानता था कि जर्मन आर्य जाति विश्व की श्रेष्ठ जाति है और बाकी जातियां विशेषकर यहूदी समाज के लिए हानिकारक है। इस विचारधारा ने युद्ध को आवश्यक माना और वर्साई की संधि को जर्मनी के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया।
नाजीवाद ने जो है आपकी शिक्षा, कला और संस्कृति और मीडिया और प्रचार माध्यमों का उपयोग कर जनमानस को प्रभावित भी यहाँ पर क्या है किया गया और तानाशाही को न्याय संगत ठहराया। ये विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध और यहूदी नरसंहार का मूल कारण यहाँ पर बनी थी। आगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं कि अक्टूबर जो क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति वो क्या। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कहता है कि अक्टूबर क्रांति क्या थी और इसके परिणाम क्या हुए। तो अक्टूबर क्रांति की हम बात करते हैं। अक्टूबर क्रांति की हम बात करें तो 1917 के अंदर ये हुई थी। 1917 में अक्टूबर क्रांति रूस में घटित एक निर्णायक समाजवादी क्रांति थी, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंक कर सोवियत सत्ता की स्थापना की थी। और ये क्रांति रूसी जो जनता थी उसकी जनता की पीड़ा, युद्ध में थकावट और आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम थी। इस क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और ट्रॉट्स्की ने 7 नवंबर और जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 25 अक्टूबर को हुआ था। को बोल्शेविकों ने पेट्राग्राड की सरकार पर कब्जा कर लिया और तख्ता पलटकर अंतरिम सरकार का अंत कर दिया था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में पहली बार मजदूरों, किसानों, सैनिकों के प्रतिनिधित्व वाली सरकार की स्थापना हुई और जमींदारी प्रथा जो है समाप्त कर दी गई। कारखानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और आपकी शांति की जो है नीति अपनाई गई। अक्टूबर क्रांति न केवल आपके रूस ही अक्टूबर क्रांति ने न केवल रूसी में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी समाजवादी आंदोलन को प्रेरणा दी। ये क्रांति सोवियत संघ की स्थापना का आधार बनी, जिसने आगे चल कर के वैश्विक साम्यवादी आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 7 है कि फासीवादी शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो फासीवादी शासन एक तानाशाही व्यवस्था है जो आपके राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन पर आधारित होती है। इसकी शुरुआत इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में हुई थी और लेकिन बाद में ये विचारधारा जर्मनी और अन्य देशों में भी फैली। फासीवादी शासन की पहली विशेषता थी केंद्रित सत्ता, जिसमें एक व्यक्ति सर्वोच्च होता है और सभी निर्णय उसी के अनुसार चलते हैं। दूसरा, इसमें एक दलीय शासन होता है और द्वितीय विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तीसरी विशेषता थी प्रचार और मीडिया नियंत्रण। फासीवादी नेता अपनी छवि महिमामंडित करने के लिए रेडियो, अखबार और फिल्मों का उपयोग करते हैं। और चौथी विशेषता है सैन्य बल का महत्व। सेना को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन, न्यायपालिका पर नियंत्रण, मजदूर संगठनों का प्रतिबंधन और शिक्षा प्रणाली का राजनीतिकरण भी इसकी विशेषताएं हैं। और फासीवाद में नेता को जो आपके मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और आलोचना में देशद्रोह माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि हिटलर का उदय कैसे हुआ और जर्मनी का तानाशाह कैसे बना। तो आपके एडोल्फ हिटलर का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि आपके राजनीतिक और आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में हुआ और युद्ध में जर्मनी की हार, वर्साई की संधि के अपमानजनक प्रावधान, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति और आपके सामाजिक असंतोष ने जनता को निराश कर दिया। हिटलर ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर के 1920 में नाजी पार्टी को सशक्त किया और अपनी भाषण शैली तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की। और उसने जो है आपके आर्य जाति की जो श्रेष्ठता और यहूदियों के विरुद्ध और राष्ट्रीय गर्व को अपनी विचारधारा का हिस्सा बनाया। 1933 में उसने जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया उसे, और इसके बाद उसने जो है आपके संसद में बहुमत लेकर के सक्षम अधिनियम पारित किया, जिससे उसे बिना संसद की अनुमति के निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। हिटलर ने विपक्षी दलों को प्रतिबंधित किया और यहूदियों पर अत्याचार शुरू किए और सभी संस्थाओं पर नाजी नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1934 में राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद ही को जो आपके फ्यूरर घोषित कर दिया। जर्मनी का पूर्ण तानाशाह
ये जो है बन गया था। प्रश्न संख्या 9 है कि वर्साई संधि संधि के जर्मनी पर क्या प्रभाव जो है पड़े थे। तो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजयी देशों ने जर्मनी के साथ जो वर्साई संधि की वह उसके लिए अत्यंत अपमानजनक और कठोर सिद्ध हुई। इस नीति के अनुसार जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया। उसे अपने अनेक उपनिवेश छोड़ने पड़े, सेना को सीमित करना पड़ा और कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र जैसे सार और दूसरों को सौंपने पड़े। इससे जो है जर्मन व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई और महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। देश में राष्ट्रीय जो है आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची और जनता में असंतोष भर गया। इस अपमान और आर्थिक संकट ने हिटलर जैसे तानाशाही के लिए रास्ता खोल दिया और उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि वर्साई संधि को खत्म कर पुनः जर्मनी को गौरव दिलाया जा सकता है। इस प्रकार से वर्साई संधि ने न केवल जर्मनी को अस्थिर किया बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव भी रखी थी। और प्रश्न संख्या 10 है कि साम्यवाद और फासीवाद में अंतर क्या है। तो साम्यवाद और फासीवाद दोनों ही 20वीं सदी की प्रभावशाली राजनीतिक विचारधारा थी, परंतु इनकी प्रकृति उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। साम्यवाद वर्गहीन समाज की स्थापना पर आधारित होता है, जिसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होता है। इसके उद्देश्य हैं आर्थिक समानता, श्रमिकों का शासन। ये विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। वही फासीवाद एक तानाशाही विचारधारा है, जिसमें राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और जातीय श्रेष्ठता और व्यक्तिगत पूजा को सर्वोच्च माना जाता है। इसमें आपके जो है पूंजीवाद को संरक्षण मिलता है और निजी संपत्ति को अनुमति दी जाती है। साम्यवाद में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एकता पर बल दिया जाता है, जबकि फासीवाद एक राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। साम्यवाद वामपंथी विचारधारा है, जबकि फासीवाद दक्षिणपंथी है। साम्यवाद जनहित और समानता की बात करता है, वहीं फासीवाद शक्ति, सैन्य बल और आदेश की पालना पर जोर देता है। तो आज के ये हमारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लघुतरात्मक, उन सभी को हमने जो है जो आपके एक इकाई सेकंड थी, इकाई सेकंड है, उन सभी के जो लघुतरात्मक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। नेक्स्ट के अंदर हम इकाई थर्ड की कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।